मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आइए आपका जो है बृहद विमान शास्त्र के विमान के जो अंग है इसमें स्वागत है। आज जो है विमान के अंग पार्ट के संबंध में बतलाया जाएगा। मुख्य रूप से कितने पार्ट्स हैं, यंत्र हैं। वैसे बहुत सारे यंत्र हैं, परंतु आज जो बताया जा रहा है कि अथ विमानांग निर्णय। अब जो है विमान के अंगों का निर्णय किया जा रहा है। ये 5वां सूत्र है। पहला सूत्र क्या था? वेगसाम्याद् विमानोऽण्डजानाम् इति। बहुत सुंदर। दूसरा सूत्र क्या था? रहस्यज्ञो अधिकारी। तीसरा पंचज्ञश्च। चौथा आवर्तश्च। तो सबका मतलब सामान्य रूप से समझ गए, मैंने बताया, और उस पर और अधिक विचार करेंगे और ध्यान ही रखेंगे कि इसको पढ़ना है और वर्तमान वाले को पूरे रहस्य को समझना है, तभी आप कुछ समझ पाएंगे। क्योंकि ये तो उस समय का है, उस समय का नाम इत्यादि है। अब इस समय इससे मिलता जुलता भी क्या किया जा रहा है, जो कि अभी पूरा रहस्य उद्घाटन नहीं हुआ वर्तमान के विमान में, परंतु कैसे किया जा रहा है, उसका नाम क्या है वो समझ में आएगा। और अपना भी वर्तमान समय में नाम दिया जा सकता है यदि उस पर बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाए तो अब बोल रहे हैं कि विमान के अंग का निर्णय है। तो बोलिए, अंगान्येक त्रिंशत्। 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 याद हो गया? तो ये बोले तो क्या है? अंगान्येक त्रिंशत्। हाँ, तो अंगानी एक त्रिंशत्। विमान के जो अंग हैं, एयरक्राफ्ट के जो अंग हैं, यहाँ पर मुख्य अंग की बात कही जा रही है। शरीर है, शरीर में तो बहुत सारे अंग हैं, अंग प्रत्यंग उपांग इत्यादि लेंगे, परंतु जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, ये सब अंग है ना जी। ऐसे विमान के जो अंग हैं 31 हैं। कितने हैं जी? 31। एक माने एक, त्रिंशत् माने 30, तो एक अधिक 30 तो एक त्रिंशत्, माने विमान के अंग 31 होते हैं, 31 अंग होते हैं। समझे जी? विमान के कितने अंग होते हैं? 31। अब कौन सा अंग विमान के किस भाग में है? कौन सा अंग विमान के किस भाग में है, उस अंग का क्या नाम है, उस पार्ट का क्या नाम है, इस पर विचार करना है। बोल रहे हैं शास्त्रे सर्व विमानानाम अंगा अंगी भावतः स्फुटम उक्तम यान विदाम श्रेष्ठैर विमानाकार विनिर्णय। बता रहे हैं कि शास्त्र में जो है सभी विमानों के जो अंगा अंगी भाव
स्फुट है। माने शास्त्र में जितने भी विमान हैं, शास्त्र में जितने भी विमान की चर्चा है, उन सभी विमानों के जो अंग और अंगी, अंग क्या है और अंगी क्या है? अंग समझते हैं ना, अंग पार्ट, और अंगी उस अंग का अंग, और पार्ट के वाला पार्ट का भी पार्ट होता है। जैसे शरीर, एक शरीर हो गया पूरा अंगी, शरीर क्या हो गया, सॉरी मैं, हाँ, शरीर हो गया अंगी, अंग जिसका है अंगी। शरीर मैंने क्या बोल रहे हैं, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, क्षमा करेंगे प्रवाह में। एक होता अंग और दूसरा होता अंगी। क्या होता है जी? अंग और अंगी। अंग और अंगी। तो जैसे शरीर है, शरीर है अंगी, और हाथ पैर इत्यादि है अंग। फिर अंग से मिलकर अंगी बनेगा, अंग से मिल करके अंगी बनता है। ठीक है। तो विमान पूरा हो गया अंगी, और विमान के जो जो अंग है, अलग अलग जो विभाग है, वो हो गया अंग। अलग अलग जो पार्ट है, अलग अलग जो यंत्र है, समझ गए जी? और एक होता है यंत्र के अंदर भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, वो कहलाएंगे उपांग। क्या कहलाएंगे जी? उपांग। उपांग। जैसे हाथ है, हाथ अंग है, उसका अंगुली हो गया उपांग। ऐसे होता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 31 जो अंग कह रहे हैं, तो बोलते हैं कि शास्त्र में सभी विमान, जितने भी प्रकार के विमान हैं, उन विमानों के अंगांगी भाव तः स्फुट, अंगारंगी भाव से वह स्फुट है। अंगारंगी भाव से उसको बताया गया हुआ है। बोलते उक्तम यान विदाम श्रेष्ठैर, यानों के यान विमान जो है, विमान को जानने वाले जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी लोग हैं, विद्वान हैं, उनमें जो श्रेष्ठ हैं, उनमें भी जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनके द्वारा विमानाकार निर्णय में, विमान का क्या आकार है उसके निर्णय में ये बात बताया गया हुआ है। समझे? तो क्या बोलते, यथा सर्वांग संयुक्तो देहस सर्वार्थ साधने समर्थस स्यात् विमानश्च सर्वांगै संयुतस्तथा। बोल रहे हैं कि शरीर में जैसे ये देह हमारा, ये अंगी है, देह क्या है जी? है अंगी है। तो सभी अंगों से संयुक्त देह सभी प्रकार के अर्थों को सिद्ध करने में समर्थ होता है। होता कि नहीं? यदि इस शरीर में से एक भी अंग हट जाए, तो जिस तरीके से हमें किसी भी पदार्थ को सिद्ध करना है, प्राप्त करना है, उसमें कमी हो जाएगी। अब यदि आप, अब इस शरीर है, शरीर में से हाथ है, हाथ यदि कट जाए, एक हाथ कट जाए, तो उस तरीके से हम समर्थ नहीं हो पाएंगे किसी कार्य को करने में जैसे कि दोनों हाथ से। शरीर में यदि कोई बीमारी लग जाए, हाथ में कोई बीमारी हो जाए, तो नहीं ठीक से कर सकते। तो कह रहे हैं कि जैसे सभी अंगों से युक्त देह सभी अर्थों को साधने में, साधन में सभी अर्थों को सिद्ध करने में समर्थ होता है। होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही सभी अंगों से युक्त विमान, सभी अंगों से युक्त विमान हमारे जो भी भावना, हमारे जो भी हम सिद्ध करना चाहते हैं, उससे उस सभी अर्थों को सिद्ध करने में समर्थ होएगा। समझ में आ गया? क्या बताया? क्या बताया बोलो? पूरा अंग के, जैसे शरीर में जैसे पूरा अंग मिल करके जो शरीर है, वह किसी भी अर्थ को सिद्ध करेगा, जो भी हमारा धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, वो सिद्ध करेगा। या कोई भी कार्य सिद्ध करेगा, चाहे झाड़ू लगाना हो, चाहे पढ़ना लिखना हो, चाहे वह कोई भी काम करना हो, धर्म अर्थ काम और पैसा कमाना हो, तो सभी अंग मिल करके ही जो है ठीक तरीके से कोई भी कार्य को सिद्ध कर सकता है। ऐसे ही सभी अंग मिल करके ही जो विमान है, वो ठीक तरीके से कोई भी काम कर सकता है। आकाश में ठीक से उड़ सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है। वह क्या कहते हैं कि वह शत्रु के जो
पक्ष है उसकी चीजों को खींच सकता है, इत्यादि इत्यादि, जो भी पीछे बताया गया था रहस्य विज्ञान में। फिर एकर मतलब ई छै जखन पूरा अंग रहतै तखने फंक्शन करेक्टली फंक्शन, हाँ, मतलब यही हुआ कि अंग होगा तभी वह ठीक तरीके से फंक्शन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक छै। समझ में आ गया? तो यहाँ पर आगे यही करें। अब आगे करें, विश्व क्रिया दर्पण यंत्रमारभ्य यथा विधि 31 विमानांग स्थानान्युक्तानि भूरिशः। बोल रहे हैं कि विश्व क्रिया दर्पण नामक जो यंत्र है, विश्व क्रिया दर्पण नामक सभी क्रियाओं को बताने वाला जो दर्पण है, तो बोलते विश्व क्रिया दर्पण नामक यंत्र से लेकर के वहां से प्रारंभ करके माने यथाविधि, यथाविधि माने जैसा विधि होनी चाहिए, जिस तरीके का होना चाहिए उसी तरीके से विश्व क्रिया दर्पण यंत्र से लेकर आरंभ करके आगे जितने भी अंग हैं, 31 टोटल 31 अंग हैं, 31 जो विमानों के जो अंग हैं और विमानों के अंगों का जो स्थान है, कौन सा विमान किन स्थानों में होना चाहिए, विमान के किन स्थानों में होना चाहिए, उस स्थानानि भूरिशः उक्तानि, माने अच्छी तरीके से उनको कहा गया है कि कौन सा अंग कहां पर होना चाहिए। आगे करें, तानि सर्वाणि विधिवत संग्रहेण यथाक्रमं छाया पुरुष शास्त्रोक्त प्रकारेणात्र वर्ण्यते। बोल रहे हैं छाया पुरुष, पीछे आया था ना कि अनेक तरह के जो साइंटिस्ट हुए, जो कृतक, याद है ना, कृतक, 3 तरीके के विमान हैं, मांत्रिक विमान, यांत्रिक और तांत्रिक। तो यांत्रिक माने कृतक, तो कृतक के बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, मनु हुए, छाया पुरुष हुए, बहुत सारे हुए। तो उनमें से छाया पुरुष जो वैज्ञानिक हुए, छाया पुरुष नामक जो वैज्ञानिक हुए, जो ऋषि हुए, महर्षि हुए, उनके जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में कहे हुए जो प्रकार है, उस प्रकार से यहाँ पर ये बोधानंद जी कह रहे हैं अपने वृत्ति में कि मैं संक्षेप में इस बात को कहूंगा, संक्षेप में। उसमें तो वह माने छाया पुरुष शास्त्र, छाया पुरुष जो महर्षि हुए उनके शास्त्र में तो बहुत ही विस्तार से इसका वर्णन है, परंतु उसको मैं संक्षेप से कहूंगा। के कहे से? बोधानंद जी, बोधानंद जी। तो विधिवत, एकदम विधिवत, सही तरीके से, ठीक तरह से उन सभी को यथाक्रमम, क्रमानुसार में संक्षेप से यहाँ पर संग्रहेण यहाँ पर वर्णन किया जाता है मेरे द्वारा। समझ गए जी? हाँ। अब क्या वर्णन किया जा रहा है? तो 5वां श्लोक में करें, आदौ विश्व क्रियादर्श स्थानमित्यभिधीयते शक्त्याकर्षण दर्पण स्थानम च ततः परम। बोल रहे हैं वो जो विमान होना चाहिए, तो सबसे शुरू में, सबसे विमान के पहले वाला भाग जो पार्ट होगा, तो बोलते आदि में विश्व क्रियादर्श स्थान, क्या है जी? विश्व क्रिया दर्श स्थान। तो बने विश्व क्रिया दर्श यंत्र है, क्या बताया जी? विश्व क्रिया, विश्व माने संपूर्ण, क्रिया माने एक्शन, तो सभी क्रियाओं को दर्शाने वाला यंत्र, उस विमान का वह मुख्य भाग हो गया, जो सभी जितने भी विमान में क्रियाएं होंगे, विमान में जो भी एक्शन होंगे, उसको बताने वाला, उसको दिखाने वाला यंत्र होना चाहिए। कैमरा, अब जो भी हो उसका नाम दिया उस यंत्र का, कि जो सभी प्रकार के क्रियाओं को लीड करने वाला हो, जितने भी विमान में, वो मुख्य भाग हो गया है एक तरह से। तो विश्व क्रिया को दर्शन माने विश्व क्रिया को दर्शाने वाला, दिखाने वाला, जनाने वाला यंत्र को कहते हैं विश्व क्रिया दर्शन। पहले जमाने में ये होता था, आजकल तो अपने अपने नाम पर भी रख लेते हैं या ये कर लेते हैं, उसका बस वैसे ही नाम रख दिए, परंतु पहले जमाने में
जो यंत्र का नाम रखा जाता था, उस यंत्र से जो जो भी क्रियाएं होती थी मुख्य रूप से, प्रधान रूप से, उसके नाम पर यंत्र का नाम रख दिया जाता था। तो विमान के एक यंत्र का, विमान का जो एक अंग है जिसका नाम है विश्व क्रिया दर्शन यंत्र या विश्व क्रिया दर्पण यंत्र। समझ गया जी? हाँ, विश्व क्रिया दर्पण यंत्र, विश्व के क्रियाओं को दर्पित करने वाला, दिखाने वाला और तो कैमरा हो जाए यंत्र। तो बोल कैमरा से ही थोड़े होगा, कैमरा पूरे संपूर्ण क्रिया माने संपूर्ण क्रियाओं को बताता जो हो, संपूर्ण जो भी कहीं पर भी कोई खराबी हुआ, कहीं पर कुछ हो, उस सब कुछ बताता हो, जो भी हो। अब आजकल क्या होगा उसको पढ़ करके अब देखना पड़ेगा। पहले जमाने में नाम था, एक यंत्र का नाम, विमान के एक अंग का नाम, एक अंग जो पार्ट था यंत्र, हाँ, वो विश्व क्रिया दर्पण या विश्व क्रिया दर्शन। समझ गए? तो शुरू में विश्व क्रिया दर्शन का स्थान कहा जाता है, आदि में विश्व क्रिया स्थान कहा जाता है। समझ गए जी? अब बोल रहे हैं कि उसके आगे ततः परम शक्त्याकर्षण दर्पण का स्थान होना चाहिए। अर्थात एक यंत्र है शक्त्याकर्षण दर्पण, शक्ति को खींचने वाला दर्पण, ऐसा दर्पण जो शक्ति को खींचने वाला। समझ गया जी? एक अंग का क्या नाम है? पहले, सबसे पहले अंग का क्या नाम है? विश्व क्रिया दर्पण या विश्व क्रिया दर्शन। उसका मतलब समझ में आ गया? हाँ, जो सब प्रकार के क्रिया को, सभी प्रकार के क्रियाओं को दर्शाने वाला, दिखाने वाला, दर्पित करने वाला, बताने वाला। और दूसरे यंत्र उसके बाद में क्या होना चाहिए? उसके आगे शक्त्याकर्षण यंत्र, तो उसका स्थान होना चाहिए उसके अंदर। माने एक स्थान होना चाहिए जो शक्ति को, जो भी अन्य जितने भी प्रकार की शक्तियां हैं उन सबको खींचने वाला हो, अट्रैक्ट करने वाला हो, ऑब्जर्व करने वाला हो, इकट्ठा करने वाला। समझ गया जी? तो दूसरा बता रहे हैं कि शक्त्याकर्षण दर्पण स्थान, ये प्लेस होना चाहिए। आगे चलें? आगे करें। परिवेश स्थान मुक्तम विमानावरणोपरि अंगोपसंहार यंत्र सप्तमे बिंदु कीलके। बोल रहे हैं कि आगे करें कि विमान के आवरण के ऊपर या विमान के आवरण, विमान समझते, विमान है, विमान का जो आवरण है जिस चीज से ढका हुआ है, विमान जिस चीज से ढका हुआ है उसके ऊपर, उसके ऊपर या परि माने चारों ओर भी होता है, उसके ऊपर, विमान के जो आवरण है उसके ऊपर या उसके चारों ओर, उसके चारों ओर परिवेश स्थान को कहा है। क्या कहा जी? चारों ओर परिवेश स्थान, परिवेश स्थान मुक्तम। क्या होता है बोलिए जी? बोलते परिवेश, विमान के आवरण के ऊपर, विमान के आवरण के ऊपर बोलते हैं परिवेश स्थानम। परिवेश एक स्थान है जो परिवेश स्थान है, उसका नाम दिया है परि माने चारों ओर, वेश विष प्रवेशने अर्थ हो सकता है कि जो है, अर्थात कुछ ऐसा स्थान होगा जो उसमें प्रविष्ट होने वाला हो, तो उसके चारों ओर या उसके ऊपर, विमान के ऊपर एक परिवेश स्थान है। अंदर जाके ना गेट हो एंटर वाला, वो बोलते ऊपर कह रहा है या चारों ओर कह रहा है, कुछ चारों ओर तब हो सकता है, चारों ओर हो सकता है। प्लेन में तो अत्तो हो चारटा हो। हाँ, ऐसा कुछ भी हो सकता है, उसका तो परिवेश स्थान कहा है। और बोलते अंगोपसंहार यंत्र सप्तमे बिंदु कील के। और सातवां जो बटन है, बिंदु, सातवां बिंदु जो कीलक है, बता रहे हैं कि तो सातवें बिंदु कील में जो है
अंगों को संकुचित करने वाला, उपसंहार करने वाला, उसमें बहुत सारे अंग होंगे, उसको जो संकुचित करे, सिकोड़ने वाला, सातवां बिंदु का जो बटन है, सातवां बता रहे हैं कि सातवें बिंदु कील है, सातवां बिंदु बटन है, कील माने बटन। तो उस सातवें बिंदु कील में बता रहे हैं कि अंगों को संकुचित करने वाला यंत्र होना चाहिए, जो शरीर में अनेक प्रकार के जो अंग होंगे उसको एक तो फैलाता है और फिर संकुचित करता है, तो संकुचित करने वाला यंत्र होना चाहिए। समझ गया जी? तो ये बता रहे हैं। तो एक बता कि परिवेश स्थान कहाँ है, और दूसरा है कि अंगोपसंहार, अंगोपसंहार यंत्र, अंगों को संकुचित करने वाला यंत्र। तो विमान के आवरण के चारों ओर, विमान के आवरण के चारों या विमान के आवरण के ऊपर संकुचित करने वाला यंत्र होना चाहिए। माने बोलते परिवेश स्थान है और अंगोपसंहार यंत्र है, सातवें कीलक में जो है अंगोपसंहार यंत्र है। समझ गए जी? और आगे करें, स्यात् विस्तृत क्रिया स्थानम रेखैकादशक देश मध्यगे वैरूप्य दर्पण स्थानम पद्म चक्र मुखम तथा। और आगे करें कि विमान के अंदर जो है 11वां जो रेखा है, 11वीं जो लाइन है, उसमें उसका कुछ होता होगा लाइन, तो बोलते 11वीं जो लाइन है वो उसके बीच में विस्तृत क्रिया स्थान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विस्तृत, विमानों को फैलाने वाला स्थान होना चाहिए। जैसे सातवां कीलक में बताया विमानों को संकुचित करने वाला, और उसी क्रिया वो 11वीं जो रेखा होगा उसमें बता रहे हैं कि 11वीं रेखा के मध्य में जो होना चाहिए यंत्र जो है विस्तृत स्थान होना चाहिए, अर्थात विमानों को फैलाने वाला यंत्र होना चाहिए। समझ गया जी? विस्तृत स्थानम वैरूप्य दर्पण स्थानम पद्म चक्र मुखम तथा। और फिर बोल रहे हैं कि उसी के मध्य में बोल रहे हैं कि वैरूप्य दर्पण स्थान होना चाहिए। वैरूप्य दर्पण जो विभिन्न प्रकार के रूपों को, वैरूप्य दर्पण बताया था ना कि जो कि उसके विपरीत रूप को दिखा देता है, विपरीत रूप को दिखा देता है। वैरूप्य दर्पण पीछे पढ़ाया ना रहस्य में, तो बोलते हैं कि वैरूप्य दर्पण जो यंत्र है उसका स्थान होना चाहिए, और पद्म चक्र मुख का भी वहीं पर स्थान होना चाहिए। पद्म चक्र मुख भी आया हुआ है पीछे, बताया था रहस्य जी में बताया था। तो बोलते पद्म चक्र मुख नामक जो यंत्र है, पद्म माने कमल, चक्र माने गोला, तो कमल के समान चक्र या कमल चक्र के समान जो मुख है जिसका, ऐसा यंत्र, पद्म चक्र के समान मुख है जिसका, ऐसा यंत्र को कहते हैं पद्म चक्र मुख। समझे जी? तो उसके माध्यम से बता दें कि उसको जोड़ो, ऐसा ऐसा आया था पीछे। तो पद्म चक्र मुख ये होना चाहिए। बोल रहे हैं कि पद्म चक्र, तो ये बोल रहे हैं कि 11वां रेखा के मध्य में तो विस्तृत क्रिया स्थान होना चाहिए, फैलाने वाला, और वैरूप्य दर्पण स्थान और पद्म चक्र मुख जो है ये आगे वाले श्लोक के साथ जुड़ेगा। शिरोभागे बीजानीयात विमानस्य बुधै क्रमात्। बोलते हैं आगे वाले भाग में, विमान के जो सामने वाला भाग है उस सामने वाले भाग में वैरूप्य दर्पण स्थान और पद्म चक्र मुख होना चाहिए, पद्म चक्र मुख का स्थान होना चाहिए। समझ में आया जी? कहाँ होना चाहिए पद्म चक्र और वैरूप्य दर्पण यंत्र? सामने। ये पहले मस्तिष्क में रखना पड़ेगा कि भाई ये उस जमाने में या यहाँ पर क्या करा कि कहाँ पर कौन सा प्लेस हो, उसके आधार पर ही तो विमान को बनाएंगे, वहां पर ये यंत्र रखेंगे, वहां पर वो यंत्र रखेंगे। तो ये करें कि विमान के शिरोभाग में, आगे वाले भाग में वैरूप्य दर्पण स्थान और पद्म चक्र होना चाहिए। ये बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग को जानना चाहिए, विद्वान लोगों को ये बात जाननी चाहिए कि भाई यहां पर ये होता है, जाने। आगे चलें, आगे करें
कंठे तु कुंटनी शक्ति स्थान मित्युच्यते बुधे। और बोलते कंठ में, विमान का जो कंठ, जैसे सिरों वाला भाग हो गया हमारा शरीर का, तो ऐसे विमान का तो सिरों वाला भाग पर तो आगे एकदम वाले भाग पे तो वैरूप्य क्रिया दर्पण होगा, और क्या होगा, पद्म चक्रमुख होगा, पद्म चक्रमुख होगा, सिरों वाले एकदम सामने। उसके अब पीछे आ जाओ, जहां पर जैसे शरीर में हमारा कंठ होता है, तो ऐसे उसके ठीक नीचे थोड़ा जो है वो कंठ उसका नाम दिया हुआ। तो उस कंठ में, विमान के जो कंठ में है, गला वाला भाग जो है, उसमें कुंटनी शक्ति का स्थान होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? पीछे आया था कुंटनी शक्ति, जो कि कोई वो भी क्रिया करता है। तो कुंटनी शक्ति का स्थान कहा गया है विद्वानों के द्वारा। समझ गए? हाँ। आगे करें। पुष्पिणी पिंजुलादर्श स्थानम दक्षिण केंद्र के। अब बोल रहे हैं कि दक्षिण केंद्र में, विमान का जो राइट साइड में, विमान जो होगा उसके राइट साइड में क्या होना चाहिए? पुष्पिणी पिंजुलादर्श यंत्र। पुष्पिणी पिंजुला दर्श यंत्र, जो कि फूल की तरह दिखा देता है, अप्सरा इत्यादि भी आया था ना वो सब। तो पुष्पिणी, उसका नाम है पुष्पिणी पिंजुला दर्श, पुष्पिणी पिंजुला दर्श यंत्र। उसका स्थान होना चाहिए विमान के राइट साइड में, भीतर में विमान के राइट साइड में। समझ गया जी? और आगे गए, वाम पार्श्व मुखे नाल पंचक स्थानम उच्यते। और लेफ्ट साइड में, विमान का जो लेफ्ट साइड है, उस लेफ्ट साइड में वाम पार्श्व के मुख में, वाम पार्श्व का जो मुख है, उस वाम पार्श्व के मुख में, वाम पार्श्व में जो है नाल पंचक स्थान होना चाहिए। 5 जो नाल है, पाइप होगा, पाइप की तरह होगा, जो कि वो, तो नाल पंचक स्थान। कौन सा स्थान होना चाहिए? नाल पंचक स्थान होना चाहिए। तो इसमें कितने हो गए? 10 हो गए। कौन कौन से? विश्व क्रियादर्श, दूसरा शक्त्याकर्षण, तीसरा परिवेश स्थान, चौथा अंगोपसंहार यंत्र, पांचवा विस्तृत क्रिया स्थान, छठा वैरूप्य दर्पण स्थान, सातवां पद्म चक्र स्थान, सातवां हुआ ना, आठवां कुंटनी शक्ति स्थान, नौवां पुष्पिणी पिंजुलादर्श स्थान, और 10वां नाल पंचक स्थान। 10 हो गया। ये सब याद कर लीजिएगा। स्थान, वो जब स्थान वो ये याद करेंगे तो उसका जो है यंत्र का भी नाम याद होगा। ये सब यंत्र के नाम है, और उसका स्थान, किस स्थान पर उसका प्लेस होना चाहिए, ये है। अब आगे चलिए, 10 के बाद बोलते गुहा गर्भादर्श यंत्र स्थानम कोक्षिमुखे क्रमात् तमो यंत्रस्य संस्थानम भवेत वायव्य केंद्र के। और कुक्षी के मुख में, कुक्षी समझते हो, जैसे शरीर है, शरीर में कुक्षी कहाँ है? शरीर में सिर कहाँ है? ऊपर। कंठ कहाँ है? सिर के नीचे है। सिर के नीचे। और शोल्डर कहाँ है? कंठ के साइड में। कंठ के साइड में। और इसके नीचे, ये इसको कहते हैं कुक्षी। आर्मपिट्स जो है, इसको कहते हैं कुक्षी। तो ऐसे ही विमान का जो कुक्षी वाला भाग है, आर्मपिट वाला जो भाग है, मानो कि एक मनुष्य का तस्वीर मस्तिष्क में ध्यान रखो, और उसके आधार पर उसमें ये कुक्षी है, ये कंठ है विमान का, ये आगे सिर वाला भाग है, ये सब विचार करो, अनुमान करो। समझ गए जी? तो यहां पर विमान का जो कुक्षी मुख है, कुक्षी है, कांख है, आर्मपिट है, उसके मुख में, उसमें गुहा गर्भादर्श यंत्र का स्थान होना चाहिए। गुहा गर्भ तंत्र माने गुहा गर्भ, गुहा कहते हैं गुफा को, गर्भ माने हो गया ये। तो गुहा के स्थान को, वो जो गुहा गुफा है, भीतर जो होता है, किसी चीज के भीतर होता है, उसको दिखाने वाला होना चाहिए। तो ये भी पीछे आया था, इसका भी नाम आया था कि गुहा गर्भदर्श यंत्र, उसका स्थान होना चाहिए। किधर में?
मतलब आर्मपिट, आर्मपिट हो गया विमान का, जो आर्मपिट हो गया कुक्षिमुख में क्रम से। और आगे कहते हैं तमो यंत्र से संस्थानम भवेत वायव्य केंद्र के। और उस विमान के जो वायव्य केंद्र है, रात में पढ़ाया था, वायव्य केंद्र कौन सा है? वायव्य केंद्र, हाँ भूल गए। वायव्य कोण कौन सा है? वायव्य कोण, वायव्य कोण ऊपर वाला शायद। हाँ वायव्य कोण और कुछ साउथ। देखो ये कौन सा, यहाँ पे चलो, ये है ईस्ट साइड। हाँ ईस्ट और साउथ का जो कॉर्नर है वह कौन सा कॉर्नर है? आग्नेय, आग्नेयी, आग्नेयी कोण हो गया। ये हो गया वेस्ट साइड। तो ये साउथ और वेस्ट का कौन सा कॉर्नर है? नैऋति, नैऋत्य कोण, नैऋति। समझ गया जी? और ये वेस्ट और नॉर्थ का ये जो कॉर्नर, इसको क्या है? ये है वायव्य। वेस्ट एंड नॉर्थ, समझ गए? वेस्ट और नॉर्थ। और ये क्या है? ईशान, माने नॉर्थ और ईस्ट का जो कॉर्नर है ये ईशान कोण है। तो याद रखिएगा, आग्नेयी राइट साइड से, जैसे अपने मुख को करो पूरब की ओर और फिर करो राइट साइड, आग्नेयी वायव्य, आग्नेयी नैऋत्य वायव्य ईशान। क्या है? आग्नेयी नैऋत्य वायव्य ईशान, आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान, आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान। ये रखना जरूरी है याद। यह है आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान। बस मुख कर लो ईस्ट के तरफ और फिर राइट से शुरू करो कॉर्नर का, आग्नेय, फिर जो है ऐसे घूमो, ऐसे चक्कर की तरफ, तो इधर चला जाएगा तो पश्चिम की तरफ चला जाएगा तो लेफ्ट साइड में पड़ जाएगा, नैऋत्य हो जाएगा, नैऋति। और ये वायव्य। समझ गया जी? तो आग्नेय नैऋत्य वायव्य। तो यहाँ पर बोलते वायव्य केंद्र में, अर्थात विमान का वायव्य केंद्र कौन सा हो गया? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट माने वेस्ट नॉर्थ माने पश्चिम और उत्तर के कोना। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर वायव्य जो केंद्र है विमान का, जो पश्चिम माने पीछे वाला, सामने हो गया, वहां पर पश्चिम का मतलब ये नहीं कि सूर्य वाला, उसका पीछे वाला भाग, और उस पीछे वाले भाग में जो लेफ्ट और पीछे माने जो हुआ उसके कॉर्नर जो हो गया उसको कहते हैं वायव्य केंद्र। समझ गया जी? तो ये करें कि इस वायव्य केंद्र, विमान के वायव्य केंद्र में जो है तमो यंत्र का स्थान होना चाहिए। तमो यंत्र जो अंधकार को खींचने वाला, अंधकार को खींचने वाला तमो यंत्र होना चाहिए। उसे ये दिखा देता है, अंधकार ही अमावस की रात की तरह दिखा देता, सब आया था ना इसमें। तो तमो यंत्र होना चाहिए। आगे करें, पंचवात स्कंध नाल संस्थानम पश्चिम केंद्र के। बोल रहे कि पश्चिम जो केंद्र है उसका, विमान का पीछे वाला जो साइड है उस केंद्र में, वहां पर पंचवात स्कंध नाल का स्थान होना चाहिए। ये एक यंत्र है पंचवात स्कंध नाल। क्या नाम दिया है? पंच माने 5 प्रकार की जो वायु है उसके स्कंध नाल, स्कंध नाल, जैसे कंधा हो गया ये, तो ये स्कंध नाल यंत्र है, उसका स्थान होना चाहिए। और बोलते हैं रौद्रो दर्पण संस्थानम वात स्कंधाक्य कीलकम। और फिर बता रहे हैं रौद्रो दर्पण संस्थानम। इसका वो उसके साथ जुड़ेगा, 11वां श्लोक है, परंतु 12वां श्लोक के पहला वाला भाग से जुड़ेगा कि रौद्रो दर्पण संस्थानम वात स्कंधाख्य कीलकम अध केंद्रे बीजानी याद विमानस्य यथाक्रमम। बोलते हैं विमान के अधा जो केंद्र है, नीचे अधा वाले नीचे, विमान के नीचे वाला जो केंद्र है, जो सेंटर है, उस केंद्र में रौद्र दर्पण यंत्र का स्थान होना चाहिए। रौद्र दर्पण क्या जी? रौद्र दर्पण केंद्र का स्थान को जानना चाहिए। वात स्कंधाख्य कीलकम बोलते हैं, वो रौद्र दर्पण स्थान, वह बोलते हैं
वात स्कंध कीलकम, वात स्कंधाख्य कीलकम, वात स्कंध नामक जो कीलक वो भी अधः में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए जी? अधः में। तो रौद्र दर्पण संस्थानम और वात स्कंधाख्य कीलकम, वात स्कंध नामक जो कीलक है, जो बटन है, वो भी वहां होना चाहिए। समझ गए? आगे करें। शक्ति स्थानम विमानस्य मुख दक्षिण केंद्रयोः। अब साउथ केंद्र में मुख दक्षिण केंद्रयोः बोल रहे हैं कि शक्ति स्थान क्या होना चाहिए? शक्ति स्थान, शक्ति यंत्र है, शक्ति यंत्र नाम दिया हुआ है, तो वह शक्ति स्थान जो है वो बता रहे हैं कि दक्षिण केंद्र, दक्षिण केंद्रों में मुख और दक्षिण केंद्र, मुख माने सामने हो गया और दक्षिण केंद्र, इन दोनों में शक्ति स्थान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शक्ति स्थान होना चाहिए। और फिर आगे करें। शब्द केंद्र मुख स्थानम वाम भागे निरूपितम, और बाएं लेफ्ट साइड में शब्द केंद्र मुख स्थान होना चाहिए। शब्द केंद्र मुख स्थान होना चाहिए, जिससे कि आवाज जो किया जाता है कि जो कि भयावह डराने वाला होता है ना जी, बोलते वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए। ये करें। विद्युत द्वादशक स्थानम विमान ईशान कोण, क्या ईशान कोण कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के कोना में, विमान के नॉर्थ ईस्ट के कोना में 12 प्रकार के विद्युत का स्थान होना चाहिए। 12 जो विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसका स्थान होना चाहिए ईशान कोण में। समझ गए जी? तो इसमें कितना बताया? पीछे 10 बताया था। इसमें क्या क्या देखो, एक तो है कि गुहा गर्भादर्श यंत्र स्थान, फिर तमो यंत्र स्थान, फिर पंचवात स्कंध नाल स्थान, ये तीसरा हो गया। पहला हो गया गुहा गर्भादर्श यंत्र स्थान, दूसरा हो गया तमो यंत्र स्थान, तीसरा हो गया पंचवात स्कंध नाल स्थान, और चौथा हो गया रौद्रो दर्पण स्थान, रौद्रो दर्पण स्थान, और फिर जो है पांचवा हो गया वात स्कंध कीलक स्थान या वात स्कंध कीलक, और फिर जो है पांचवा हो गया ना, छठा हो गया शक्ति स्थान, सातवां हो गया शब्द केंद्र मुख स्थान, और आठवां हो गया विद्युत द्वादशक स्थान। 18 टोटल हो गया, 18 हो गया। 8 इधर हुआ और 10 उधर हो गया, तो 18 हो गया। अब आगे चलो। आगे करें। प्राण कुंडली संस्थानम यान मूले निरूपितम भवेच्छक्त्युद्गम स्थानम नाभि केंद्रे तथैव च। बोलते विमान का जो नाभि केंद्र है, बीच वाला जो केंद्र है, बीच वाला जो, जैसे इसमें नाभि है, तो बोलते हैं पहले बोलते प्राण कुंडली संस्थान, प्राण कुंडली संस्थान। पीछे आया था ना, प्राण कुंडली नामक यंत्र आया था, जो जीवित करने वाला होता है, जो उसको बचाने वाला होता है। प्राण माने बचाना होता है, जीवन देने वाला, तो एक यंत्र का नाम है प्राण कुंडली। तो प्राण कुंडली का जो स्थान होना चाहिए यान के मूल में होना चाहिए। विमान का जो मूल है उसमें बताया गया कि विमान का जो मूल है, मूल समझते हो ना, मतलब कंट्रोल सेंटर या, हाँ, या मूल, जैसे कि वृक्ष है, वृक्ष का मूल हो गया जड़, तो उसमें भी विमान का मूल स्थान कौन सा होगा उसको देखना होगा। कंट्रोल कहते हैं ना। अब जो हो देखो, बोलते यान के मूल में, यान के मूल में प्राण कुंडली स्थान होना चाहिए। प्राण कुंडली स्थान पैराशूट बहुत
विमान ला या इंसान ला? ये यंत्र है विमान के लिए या इंसान के लिए भी हो सकता है। वो पीछे आया है, अभी स्मरण नहीं है, आप पीछे वाला देखना यदि पढ़ोगे बार बार यदि पढ़ोगे तो उसमें प्राण कुंडली बताया था। इसमें बताया था कि उससे क्या किया जाता है। वो जो रहस्य आया था, रहस्य जी में आया था, प्राण कुंडली करके आया था ना, हमें जहाँ तक याद आ रहा है। हाँ, प्राण कुंडली। अब वो कहाँ है वो देखना पड़ेगा। वापस तो नहीं शायद। हाँ, ये रूपाकर्षण पर शब्द ग्राहक सर्वतोमुख रहस्य हो गया, चापल हो गया, सर्प गमन लंघन रहस्य कहीं पर। अब मुझे तो लग तो रहा है, परंतु प्राण कुंडली एक यंत्र है जो व्यक्ति को भी बचा सकता है और विमान को भी बचा सकता है। समझ गया जी? जो व्यक्ति को भी बचा सकता है और विमान को भी बचा सकता है। तो ये कह रहे हैं कि प्राण कुंडली स्थान होना चाहिए यान के मूल में। यान है उसके मूल में होना चाहिए। तो यान अर्थात मूल मतलब जड़ हो गया, नीचे हो गया, ऐसा हो सकता है। तो आप व्यक्ति को बचाने होगा तो सब यान सबके सीट के नीचे हो सकता है ना, प्राण कुंडली स्थान। हाँ, और फिर जो है यान भी अव्यवस्थित ये हो तो उसको कैसे बचाया जा सके, उसके लिए भी होगा। तो उसी के ये होगा, मूल में होगा, उसके नीचे होगा, जो कि उसको कंट्रोल इत्यादि किया जा सकता है। तो प्राण कुंडली स्थान समझ गए। आगे करें, भवे शक्त्युद्गम स्थानम नाभि केंद्र तथा। और वैसे ही नाभि, विमान के जो नाभि केंद्र है, बीच वाला जो केंद्र है, उनमें शक्ति का उद्गम स्थान होना चाहिए, शक्ति को उत्पन्न करने वाला स्थान होना चाहिए। समझ गया जी? शक्ति उद्गम स्थान होना चाहिए। और अगर करें, वक्र प्रसारण संस्थानम विमानाधार पार्श्व के मध्य केंद्रे भवे शक्ति पंजर स्थान कीलकम। आगे करें कि विमान आधार के पार्श्वक, मैंने बोलते हैं विमानाधार जो है, बोल रहे हैं कि विमानाधार के पार्श्व बगल में, विमान का जो आधार है, बेस है, विमान का जो बेस है, आधार है, उस विमान के आधार के जो साइड में बेस है, उसके बगल में बता रहे हैं वक्र प्रसारण स्थान होना चाहिए। वक्र माने टेढ़ा, वक्र माने बताया था ना, पीछे आया कि वक्र प्रसार माने विमान को ऐसे ऐसे चलाने का, सर्प की तरफ सर्प प्रसारण इत्यादि हो गया नहीं। वक्र माने टेढ़ा, वक्र कहते ये हो गया वक्र, ये सीधा हो गया, तो वो उस तरीके का। तो बोलते वक्र प्रसारण जो संस्थान, वक्र प्रसारण जो यंत्र है, वक्र प्रसारण, वक्र को विस्तृत करने वाला, फैलाने वाला जो यंत्र हुआ, उसका स्थान होना चाहिए विमान के आधार के बगल में, विमान का जो बेस है उसके बगल में। समझ गए? और बोलते मध्य केंद्र भवे शक्ति पंजर स्थान कीलकम। और बीच केंद्र में, मध्य केंद्र में बता रहे हैं वह शक्ति पंजर स्थान कीलक। क्या बता रहे हैं? शक्ति पंजर स्थान कीलक यंत्र हुआ एक। तो शक्ति पंजर स्थान कीलक यंत्र मध्य, विमान के मध्य केंद्र में होना चाहिए। नाभि केंद्र हो गया वहां था, जैसे नाभि के केंद्र में बताया ना जी, शक्ति उद्गम स्थान वहीं पर होना चाहिए। वो आसपास जो है वहीं पर मध्य केंद्र में, वो बोलते हैं कि शक्ति पंजर स्थान कीलक, शक्ति पंजर स्थान कीलक यंत्र होना चाहिए, उसका स्थान होना चाहिए, वहां पर उसको सेट किया जाएगा। और आगे करें, स्थानम शिरः कीलाख्यम भवेयान शिरोपरि शब्दाकर्षण यंत्रस्य स्थानम पश्चिम पार्श्व के। और आगे करें कि एक है शिरः कील नामक स्थान, शिरः कील नामक यंत्र है। समझ गया जी? शिरः कील नामक जो यंत्र है उसका जो स्थान है वो होना चाहिए यान के सिर के ऊपर।
किसके ऊपर होना चाहिए जी? सिर के ऊपर। सिर के ऊपर, यानी के सिर के आगे वाले भाग के ऊपर होना चाहिए, आगे वाले भाग के ऊपर होना चाहिए। कौन सा यंत्र? शिरः कीला नाम का यंत्र है। तो शिरः कीलाख्यम स्थानम, शिरः कील नामक जो स्थान है वो यंत्र है जिसका स्थान वो सिर के ऊपर होना चाहिए। और विमान के पश्चिम के बगल में, विमान के पश्चिम जो है पीछे वाले भाग के जो साइड है उस पश्चिम पार्श्व में शब्दाकर्षण यंत्र का स्थान होना चाहिए। शब्दाकर्षण यंत्र जो है शब्दों को आकर्षित करने वाला, दूसरे के शब्दों को सुनने वाला, खींचने वाला, उधर शब्दों के आकर्षण को यंत्र का स्थान होना चाहिए पश्चिम भाग में, समझे? और आगे करें, रूपाकर्षण यंत्र से स्थानम यान भुजे क्रमा। और यान का जो भुजा है, यान का जो भुजा है, भुजा समझते हैं? हाथ। हाँ, साइड हो गया, जैसे साइड का हो गया ना जी। तो बोल रहे हैं कि यान भुजे क्रमा, यान का जो भुजा है दोनों साइड जो है उसमें रूपों को आकर्षित करने वाला यंत्र होना चाहिए। रूपाकर्षण यंत्र, रूपाकर्षण यंत्र आया था ना, रूपाकर्षण तो रहस्य जो है रूप को, तो रूपाकर्षण, तो ये रूपों का आकर्षण करने वाला यंत्र होना चाहिए, रूपों को खींचने वाला, दूसरे के रूपों को खींच लेता है कि दूसरे के अंदर माने स्कैन करने वाला यंत्र। कहने का अभिप्राय है कि दोनों साइड में होना चाहिए, इधर का भी खींच सकता है, इधर का भी खींच सकता है, साइड का। रूपाकर्षण यंत्र होना चाहिए जो सामने का भी खींच सके, साइड का भी खींच सके, आगे का भी खींच सके, पीछे का भी खींच सके। तो ये रूपाकर्षण यंत्र यान के भुजा में, समझ गया जी? और आगे पट प्रसारण संस्थानम, कपड़े को जो फैलाने का जो है ना, कपड़े की तरह होगा उसको फैलाने वाला। याद आ रहा है कि पीछे पट कपड़ा था, वो बोलते फैलाने, ढक, हाँ, जो भी ये पट को, तो ये बोल रहे पट प्रसारण जो यंत्र का जो स्थान होना चाहिए यान के अधोभाग और मध्य में होना चाहिए। अधोभाग के बीच में, यान के अधोभाग जो है, यान का विमान का जो नीचे वाला जो भाग है उसके बीच में होना चाहिए, अधोभाग के मध्य में होना चाहिए, समझे जी? तो पीछे 18 हो गया, तब इसमें क्या क्या है? एक है प्राण कुंडली स्थान जो यान के मूल में बताया, फिर शक्त्युद्गम स्थान दूसरा जो नाभि के केंद्र में बताया, तीसरा वक्र प्रसारण स्थान जो विमान के आधार के बगल में बताया, और चौथा जो है शक्ति पंजर स्थान कीलक जो मध्य केंद्र में बताया, पांचवा शिरः कीलाख्य नामक जो यंत्र जो विमान के सिर के ऊपर बताया, फिर छठा शब्दाकर्षण यंत्र, शब्दाकर्षण यंत्र जो पश्चिम भाग में विमान के पश्चिम के बगल में बताया, पश्चिम पार्श्व में बताया, और सातवां रूपाकर्षण यंत्र जो यान के भुजा में बताया, और आठवां पट प्रसारण स्थान जो यान के नीचे बताया। तो कितने हो गए? 18 8 26 26 हो गया। अब आगे देखो, आगे कह रहे हैं कि दिशाम पति यंत्र स्थानम वाम केंद्र भुजे विदुः पट्टिका क्रम संस्थान यानावरण मध्य में। बोल रहे हैं कि दिशापति यंत्र, क्या जी? दिशाम पति यंत्र, दिशाओं का पति, दिशाओं का पालक, दिशाओं को बताने वाला, कौन सा दिशा है, कैसे क्या है। तो दिशाम पति यंत्र जो है वाम केंद्र के भुजा में होना चाहिए। विमान का जो बायां लेफ्ट साइड है उसका केंद्र है उसके भुजा में होना चाहिए, उसका जो बाह में होना चाहिए। बता रहे हैं कि वो दिशा को बताने वाला यंत्र, समझे? दिशामपति यंत्र। और पट्टिका क्रम संस्थानम यानावरण मध्य में, यान का जो आवरण है, यान का जो आवरण है वो है पट्टिकाभ्रक संस्थानम, पट्टिका अभ्रक, अभ्रक, पट्टिका अभ्रक, अभ्रक की पट्टिका, अभ्रक जो एक मेटल है, जो अभ्रक जो है पाउडर इत्यादि बनाया जाता है शरीर में बुखार इत्यादि हो तो बोलते हैं पट्टिकाभ्र। तो अभ्रक की जो पट्टिका का स्थान यानावरण के मध्य में, यान का जो आवरण है,
आच्छादन, यान को जिससे ढका जाता है यान का, उसके मध्य में होना चाहिए, ये बताया। और विमानस्योपरि सूर्यस्य शक्त्याकर्षण पंजरम, सूर्य के शक्ति को आकर्षण करने वाला जो पंजर होना चाहिए विमान के ऊपर होना चाहिए, जो सूर्य की शक्ति को खींच सके। तो सुक्त सूर्य शक्त्याकर्षण पंजर यंत्र क्या है जी? सूर्य शक्त्याकर्षण पंजर यंत्र विमान के ऊपर होना चाहिए। और बोलते अपस्पा धूम स्थानम संधि नाल मुखोत्तरे, संधि नाल के मुख के आगे उत्तर साइड में, संधि नाल मुख के उत्तर भाग में वह अपस्मार धूम का स्थान होना चाहिए, जो बेहोशी में ला देता है। समझ गए जी? व्यक्ति को बेहोश कर देता है एकदम। तो अपस्मार धूम का स्थान जो है, अपस्मार धूम यंत्र का जो स्थान होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए? संधि नाल के मुख के आगे उत्तर। संधि नाल मुख होगा, वह संधि नाल जोड़ने वाला जो भी पाइप इत्यादि होगा उसके आगे बता रहे हैं। और अधोभागे स्तंभनाख्य यंत्र स्थानम इतिर्वते, बोल रहे हैं यान के यंत्र के, मैंने क्या बोलते हैं, विमान के अधोभाग में स्तंभनाख्य, स्तंभन नामक यंत्र होना चाहिए, उसका स्थान होना चाहिए, जो कि बस जैसा जो ऐसा उसको एक किया जाएगा कि जहां पर वो बैठा हुआ है वहीं पर बैठा रहेगा, स्तंभ जड़ की तरह होगा, वो कुछ क्रिया नहीं कर सकता। टेररिस्ट इत्यादि को ये कर सकता है, मौत दे सकता है, उसको सम्मिलित कर सकता है। समझे? तो यहां पर करें कि स्तंभाख्य यंत्र स्थानम, नीचे भाग वाला भाग में कहा। और बोलते वैश्वानराख्य नालस्य स्थानम नाभिमुखे विदुः, जो नाभिमुख है विमान का, विमान का जो नाभिमुख है, केंद्र है नाभि, उसमें वैश्वानर नामक नाल का स्थान होना चाहिए। वैश्वानर नाल नामक यंत्र है, या वैश्वानर नामक जो नाल है, वैश्वानर नाम जो है नाल है, पाइप होगा, कुछ होगा, उसका स्थान नाभि के मुख में होना चाहिए, विमान के नाभि के मुख में। समझे? इति 31 स्थान निर्णय परिकीर्तितः, इस प्रकार 31 स्थान बताया गया विमान का। तो स्थान बताया तो अंगों को भी साथ साथ बता दिया। तो क्या इसमें क्या है पता है? दिशांपति यंत्र, जो वाम केंद्र के भुजा में होना चाहिए। दूसरा पट्टिका क्रम संस्थान, जो यानावरण के बीच में होना चाहिए। पट्टिकाभ्र, पट्टिकाम्र नहीं, इसमें गलत लिखा, पट्टिकाभ्र स्थान। समझ गया जी? पट्टिकाभ्रक स्थान दूसरा। तीसरा सूर्य के शक्त्याकर्षण स्थान, क्या जी? सूर्य के सूर्य शक्त्याकर्षण पंजर, तीसरा हुआ। चौथा अपस्मार धूम स्थान। छठा स्तंभनाख्य यंत्र स्थान। सातवां तो पांचवा हुआ ना? हाँ, तो छठा वैश्वानराख्य नाल स्थान, तो 6 हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 31 हुआ ना? कितने? 32 होगा। 26 होता सा। हाँ 26 था, रहता सा 6 × 32। तो कोई हमने एक अलग से गिन दिया, तो वो अभी फिर ये कर रहे हैं। टोटल बोल रहे हैं 31 है। तो अब देखो एक बार फिर गिनते हैं, गिनते जाओ। विश्व क्रिया दर्शन स्थान, शक्त्याकर्षण दर्पण स्थान,
परिवेश स्थान, अंगोपसंहार यंत्र, विस्तृत क्रिया स्थान, गिन रहे हो? 5वां है ना? हाँ। विश्व क्रिया, विश्व क्रिया कौन सा है? माने विस्तृत क्रिया, विस्तृत क्रिया स्थान हो गया। फिर जो है वैरूप्य दर्पण स्थान, पद्म चक्रमुख, कुंटनी शक्ति स्थान, पुष्पिनी पिंजुलादर्श स्थान, वाम पार्श्वमुख, वो सॉरी नाल पंचक स्थान। 10 हो गया इधर। आगे फिर गुहा गर्भादर्श यंत्र स्थान, तमो यंत्र स्थान संस्थान, पंचवात स्कंधनाल स्थान, रौद्री दर्पण स्थान, समझ गए जी? रौद्री दर्पण स्थान, रौद्री दर्पण स्थान। अखन तो 14 खुले। वात स्कंधाख्य कीलकम मनहा, वात स्कंधक नामक कीलक वाला रौद्री दर्पण। तो रौद्री दर्पण स्थान चौथा हो गया। आगे शक्ति स्थान, शब्द केंद्र मुख स्थान, विद्युत द्वादश स्थान। तो कितने हो गए? हमारा 17 मिला। 17 हुआ। हाँ 17 हुआ। आगे है प्राण 17। आप देखो, प्राण कुंडली स्थान, शक्त्युद्गम स्थान, वक्र प्रसारण स्थान। तो 20 हो गया है ना जी? टोटल 20 हो गए। आगे है शक्ति पंजर स्थान कीलक, आगे है शिरह कीलक, माने शिरह कीलक स्थान, शब्दाकर्षण यंत्र, रूपाकर्षण यंत्र स्थान हो गया, पट प्रसारण स्थान। कितने हो गए? 5 हो गए ना? 5 मन 20 5 25 हो गया ना? आगे है दिशांपति यंत्र स्थान, पट्टिकाभ्रक स्थान, सूर्य शक्त्याकर्षण पंजर स्थान, अपस्मार धूम स्थान, स्तंभनाख्य यंत्र स्थान और वैश्वानराख्य नाल स्थान। अब 31 हो गया ना? इसमें हमने क्या किया था, थोड़ी गलती शायद की थी यहाँ पे, कि वात स्कंध कीलकम को अलग से कर दिया था, जबकि यहाँ पर है रौद्र दर्पण संस्थानम का बीज है, वात स्कंध कील है जिसमें। अच्छा, रौद्री दर्पण स्थान जिसमें वात स्कंध कील है, बटन होगा। वात स्कंध कील है, वो भी उसमें एक अंग है, उपांग है। तो वात स्कंध कील वाले रौद्री दर्पण संस्थान। तो ये टोटल जो है 31 हो गया। उससे भी ज्यादा है उसमें, पर तो मुख्य जो है नाम इसमें बताया गया। समझे? तो बस इतना ही रहने दीजिए। कल बताया जाएगा कि यंत्र चलाने वाले का वस्त्र कैसा होना चाहिए, कैसा वस्त्र पहने। चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।